तो हमारे कहने का मतलब इसको इस तरीके से हम लोगों को ठीक करना चाहिए। जी, अनिल गोयल जी, नीतियां वो लोग बना रहे हैं जिनका इससे सरोकार नहीं है, तथा और जिसमें प्रबुद्ध लोग हैं उनके बच्चे तो इस देश में पढ़ते ही नहीं। कहना है जो युवा संगठन चलाते हैं, युवाओं के लिए काम करने वाली संगठन आई युवा के संस्थापक रुद्र प्रताप जी। और यही बात रत्नेश जी ने कहा कि मंत्री जी को के पैर छू लेना ही रोजगार है। क्या ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं आप? ब्रजेश जी, मैंने रत्नेश जी को भी और मेरे दूसरे भाई हैं दोनों को मैंने सुना है और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। आज ये विषय राजनीति का नहीं है, लेकिन ये विषय समझने का जरूर है और वो हम सबको समझने की आवश्यकता है। अगर हम जब हमारा देश विश्वगुरु होता था तो ये देखते कि राजा जो है ना, राजा शिक्षक के पास जाता था, शिक्षक कभी राजा के पास नहीं जाता था। और आज उल्टा है कि शिक्षक राजा के पास जा रहा है, शिक्षक शासन के पास जा रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि आज जो भी चाहे मिनिस्टर हैं, चाहे एमएलए हैं, चाहे काउंसलर हैं, चाहे किसी भी सरकार में काम करने वाले कर्मचारी, सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ना कि सरकारी स्कूल। और अगर उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े तो निश्चित तौर पर जो शिक्षा आज व्यापार बन गया वो शिक्षा मंदिर बन जाएगा, क्योंकि सरकारी सिस्टम जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारा युवा पढ़ा लिखा समझदार होकर के आगे बढ़ेगा। आज जो स्कूलों को हम विद्या का मंदिर कहते थे, आज स्कूलों को विद्या का मंदिर कहने की जगह आज स्कूल गुंडागर्दी के अड्डे बन गए हैं, आज स्कूल समय पास करने के अड्डे बन गए हैं, आज स्कूल व्यवसायिक केंद्र बन गए हैं। और निश्चित तौर पर इस पर कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां, और मैं सरकार नीति कोई भी हो, मैं नीति का मतलब है कि सिर्फ वो कि जो भी सरकार अगर एक नीति सिर्फ बना दे, एक नीति कि कोई भी अफसर, कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए, कोई भी सांसद, जो कोई भी चुनावा प्रतिनिधि व्यक्ति और कोई भी सरकार से मदद लेने वाला व्यक्ति का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, तभी उसका वो उसके अंदर ये एलिजिबल है, यानी वो जब ही उसको इलेक्शन लड़ सकता है, जब ही सरकारी नौकरी कर सकता है। जरा आप ये काम करके तो देखो, तो निश्चित तौर पर आपको शिक्षा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा। और जो पुराने काल में राजा भी अपने बच्चों को लेकर के गुरुकुल में गुरुओं के पास जाते थे, उनको देते थे कि हमें बच्चों को शिक्षित कर दो, तो ये एमएलए एमपी मिनिस्टर अपने आप ही स्कूलों में जाने लगे। और जब ये स्कूलों में जाएंगे, अफसर स्कूलों में जाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि पढ़ाई की व्यवस्था कितनी तेजी से सुधार होगा। इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए आज भ्रष्टाचार इस कदम चरम सीमा पर है कि जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। और मैं एक बात आपके टीवी चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे यहाँ तीन तरह के स्कूल हैं, तीन तरह के स्कूल। एक स्कूल वो है जो सरकारी स्कूल है, चाहे वो एमसीडी के कह लो, दिल्ली सरकार के कह लो, केंद्र सरकार के कह लो, एनडीएमसी की कह लो, किस स्टेट गवर्नमेंट कह लो। एक स्कूल है जो सरकार चलाती है, एक स्कूल वो है जो प्राइवेट स्कूल है लेकिन हाई फाई है, जिनकी फीस 5,000 10,000 रुपए महीना है, जिनमें ये बड़े बड़े लोग बच्चे पढ़ते हैं। और एक वो स्कूल है जो कम फीस पर प्राइवेट स्कूल में है, जो छोटे छोटे मतलब खुले हुए हैं, जिनमें रेहड़ी वाले का, पटरी वाले का, छोटा मतलब मध्यम वर्ग का, गरीब लोग अपने पेट काट करके, भूखे रह करके उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो। और मैं बिल्कुल सत्यता के साथ कहता हूं, आज भी मैं ये बात कह सकता हूं, आज भी ब्रजेश जी मैं ये बात कह सकता हूं कि दिल्ली के अंदर जो 9th क्लास के अंदर बच्चों के एडमिशन हुए हैं, जिन्होंने 8th क्लास से प्राइवेट स्कूल पास करा, 9th में वो गए हैं, तो आज उनके बच्चे दर दर भटक रहे हैं, वो अपने बर्तन बेच करके वापस प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल के 5th क्लास के पास करके 6th क्लास में जा रहे हैं, वो वहां पढ़ाई नहीं हो रही है, वो फिर भी अपने पेट काट करके बच्चों को 6th क्लास में प्राइवेट स्कूलों में लेके जा रहे हैं। और ये वो लोग लेके जा रहे हैं जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं, जो मजदूरी करते हैं। निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर जो शिक्षा का मॉडल का भट्टा बैठा हुआ है, और ये बहुत चिंता का विषय है, और मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, इसको पूरे हिंदुस्तान पे भी की भी बात मानी जा सकती है कि हमको निश्चित तौर पर
जब तक हम अपने शिक्षा के सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तब तक उज्जवल भविष्य की कामना नहीं कर सकते। और दूसरा अनिल बात, इसके अंदर भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है। यानी कि फिर मैं वही बात कहता हूं, जो स्कूल कम आय के बच्चों को पढ़ाते हैं वो सरकार एक बच्चे पर 6 से 7 हजार रुपए महीना खर्च करती है, और वो कम स्केल वाले बच्चे 600 से 700 रुपए महीना में वो बच्चों को पढ़ाते हैं। यानी कि उनसे 90% फीस कम लेते हैं जी और उनसे 10 गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। तो निश्चित तौर पर आज भी जो वाकई में जो लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, जो लोग ईमानदारी से काम पर लगे हुए हैं, उनको तो शिक्षा माफिया कह करके चोर बनाया जा रहा है। और जो वाकई में चोर है, जो वाकई में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे वो समय की चोरी कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई की चोरी कर रहे हैं, चाहे साधनों की चोरी कर रहे हैं, और चाहे दुनिया भर के बिल्डिंग बना करके उसके अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, टीचर नहीं रख रहे हैं, प्रिंसिपल नहीं रख रहे हैं, बच्चों को पढ़ने का माहौल नहीं दे रहे हैं, तो हमारा भविष्य कैसे बनेगा, हमारा युवा कैसे खड़ा होगा? तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय। आपने बहुत अच्छा विषय रखा और इस पर पूरी सरकार को, सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को, और इसके साथ साथ आम जनता को भी ये मान लेना चाहिए कि हम उसे वोट देंगे जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। तू अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा तो हम तेरे को वोट देंगे। जब ये आप कहना शुरू कर दो तो इन सबको अपने आप इस सिस्टम को ठीक होना शुरू हो जाएगा। और एक बात हमने देखा होगा, एक सिस्टम क्या है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले लेकिन मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, मुझे सरकारी नौकरी मिले लेकिन मेरा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हुआ। सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी तो मिले लेकिन मेरा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हो। इसी तरीके से चाहे वो कम्युनिटी सेंटर है, बारात घर है, यानी सरकार के सिस्टम में जो भी चीज है वो सब भ्रष्टाचार के अंदर, अव्यवस्था के अंदर इस तरीके से लिप्त हो गई है कि जनता जो है ये समझ ही नहीं पा रही है कि हमको क्या करना है क्या नहीं। तो मेरा तो एक निवेदन है और आपके माध्यम से अपनी जनता से भी सीधी अपील है कि वो इस बात को तय करे कि मैं उन्हीं को चुनूंगा जो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। नहीं, अन्यथा उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। रत्नेश जी, अंगूर खट्टे हैं वो वाली बात मत करो। ब्रजेश जी, एक सेकंड, अंगूर खट्टे हैं वो वाली बात मत करो। आज भी आपकी जहां जहां सरकारें हैं आप करके दिखाओ। और मैं तो विपक्ष को मुद्दा दे रहा हूं कि विपक्ष इस बात को आवाज क्यों नहीं उठाता है। आप अगर देखो, सवाल क्या है कि पहले तू का विषय नहीं है। मैंने आज आपके साथ में बैठ करके बड़ा स्पष्ट तौर से मैंने शिक्षा के ऊपर बात करी है। और शिक्षा के अंदर चाहे कोई भी सरकार है, आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन अगर आप जब ये कह रहे हो कि मैं पहला हूं कांग्रेस सत्ता में आएगी, तो आज राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में, आप लिखो वहां के मुख्यमंत्री को, आप करवाओ वहां के मुख्यमंत्री से, तो बीजेपी को मजबूर होकर उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। मेरा विषय क्या है कि जो बात मैं आपके चैनल पर स्पष्ट बोल रहा हूं ना, मैं इसके अंदर ये बीजेपी को का पक्ष तो नहीं ले रहा। तो मेरा कहने का विषय कि ये ऐसा विषय है जिसको जन आंदोलन बनना चाहिए, ये ऐसा विषय जिसको जनता की आवाज बनना चाहिए, ये ऐसा विषय जिसे राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि निश्चित तौर पर अगर हमने अपनी सिस्टम को नहीं बदला और जनता में ये आवाज आने लगी तो हमको बदलना पड़ेगा। और रत्नेश जी, आज हम बात कर रहे हैं देश के भविष्य की। आज मैं बीजेपी का, आप कांग्रेस के, कोई आम आदमी पार्टी को बात ही नहीं कर रहे। आज देश का भविष्य कैसे ठीक हो, आज देश का युवा कैसे आगे बढ़े, देश के युवा के बारे में क्या सोचा जाए, और उस पर खुली टिप्पणी, मतलब हम आपस में बहस कर रहे हैं। मैं किसी को बचाने के लिए बहस नहीं कर रहा, लेकिन निश्चित तौर पर ये हम सबका दायित्व है, चाहे उसमें बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, सबका ये दायित्व बनता है कि हम इस पर अपने अपने माध्यम से अपने उससे उठाएं और इस बात को आगे बढ़ाएं। और ये जो बात मैं यहाँ ओपन कह रहा हूं वो बात निश्चित तौर पर मैं कहीं ना कहीं करता हूँ ना, नहीं तो ओपन करने की हिम्मत भी किसी के अंदर नहीं है ना भाई साहब। तो इसलिए मेरा बड़ा स्पष्ट है कि इसको तो राजनीति से ऊपर उठ करके हमको शिक्षा को शिक्षा रहने दें, स्कूलों को शिक्षा का मंदिर बनाएं, व्यवसाय ना बनाएं या गलत कामों का अड्डा ना बने। ये सिर्फ शिक्षा पर केंद्रित हो, हमें इस पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा नौजवान आगे बढ़ेगा और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जी ब्रजेश जी,
मेरा ये कहना है कि पहले तो रत्नेश जी के आगे आपको कांग्रेस लिखना चाहिए। मैं ये कांग्रेस बीजेपी पे बहस को लेके जा रहे हैं, और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के इन्होंने बढ़ चढ़ के गए हैं, तो 2014 से पहले प्राइवेट स्कूल क्यों खुलने शुरू हुए? 2014 से पहले आप जब इस बात के नियम के समर्थक है, तो 2014 से पहले आपकी सरकार ने नियम क्यों नहीं बनाया कि कोई भी एमएलए, कोई भी पार्षद, कोई भी सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ेगा, कोई भी सरकारी अधिकारी सरकारी के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ेगा? आप लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं, आपने जमीन से निकलने वाली कोई बात नहीं करी। आज जिस बात का समर्थन कर रहे हैं, 2014 से पहले आपने इस काम को नहीं करा, और आज बड़ी लंबी चौड़ी बात करें कि मेरी सरकार आएगी तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आपकी सरकार थी तो आपने क्या कर लिया? या जहां जहां आपकी सरकार है वहां पर क्या कर लिया? और आप जो बात कहते हैं कि चीन आपकी अनिल जी, मैं बता देता हूं। अनिल जी सुनिए, तो प्लीज सुन ले अनिल जी सुनिए, प्लीज आप सुन ले, प्लीज सुन ले। आप मेरी सरकार ने, देखिए मैं आपको जवाब देता हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या किया था? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या किया था? माननीय प्रधानमंत्री जब अमेरिका में भारतीय मूल के उद्यमियों से मिल रहे थे, तो उन्होंने स्वयं बता दिया कि कांग्रेस की सरकार ने क्या किया। मैंने बताया तो भाई, जब आपको सुना था ना, अब आप सुनने की हिम्मत रखो ना। कांग्रेस में दिक्कत है, वो अपने अपनी बोल करके दूसरे की सुन ही नहीं सकते। आपके जीवन में ये चीज भरी बोलिए रत्नेश जी, बिल्कुल। और दूसरी बात क्या है कि चीन आपकी जमीन पर कब्जा कर लेता है, आप चुपचाप बैठे रहती हो। चीन से आपकी पार्टी जाके एमओयू पे साइन कर देती है। आज तक नहीं पता चीन से तुम्हारा क्या समझौता है। आपकी भाषा चीन और पाकिस्तान से मिलती है। आप हिंदुस्तान की बात करते कहां हो? आप तो बाहर की बात करते हो। आप मुझे बताओ, जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था बांग्लादेश के अंदर, हमने लाखों सैनिक जो पाकिस्तान के बंदी के बनाए थे, उनको आपने छोड़ दिया। बदले में हमारे जो सैनिक उनकी जेलों में सड़े हुए थे, आपने छुड़ाया, कोई चिंता नहीं करी। ये हमने करके देखा कि अभिनंदन को वापिस हम लेकर आए। हमने दिखाया कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने करके दिखाई है, एयर स्ट्राइक हमने करके दिखाई है। चीन को जवाब हमने दिया है। आपके टाइम में जो है ना, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक आपके कुछ गड़बड़ है। आपके उसमें सुई में आयात होती थी। आज हम निर्यात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र के अंदर। आप इस तरीके से अगर बीजेपी राजनीति बात करें, हम बीजेपी राजनीति बात करेंगे। मैं यहाँ पर बहुत आराम से सिर्फ शिक्षा नीति पर जो ठीक होनी चाहिए, और कांग्रेस, मैंने ये नहीं कि कांग्रेस से टाइम में ये गलती हुई है। अनिल जी, ही कांग्रेस से टाइम ने बैठाला है, शिक्षा ही आपने बैठाला है। सिस्टम ही आपने शिक्षा को इतना खराब कर दिया जिसको आज तक ठीक होने के लिए तैयार नहीं है। अनिल जी साल की उम्र में लोग पार्लियामेंट में हैं, जबकि आपको क्यों ऐसा होता है कि कोई युवाओं का सवाल नहीं उठाता? युवा होकर भी युवाओं के लिए सवाल की आवाज नहीं बनता, ऐसा क्या है? क्या पुश्तैनी राजनीति या परिवारवाद की राजनीति से प्रेरित लोगों को ये नहीं दिखता कि हमारे देश की 70% के लगभग आबादी युवा है, फिर भी आज युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका से वंचित रखा गया है? क्या कहना चाहेंगे? मेरे से पूछ रहे हो ब्रजेश जी? तो ऐसा नहीं है। जहां तक युवाओं का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो निश्चित तौर पर बाल्यकाल से भी, कह लो कि हम स्वयंसेवक आते हैं, बाल्यकाल में हमारी शाखाओं में जाते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो राजनीतिक, कुछ जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं वो राजनीति में आते हैं, और हमारे यहाँ निश्चित तौर पर बिल्कुल नीचे से ही कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाता है। आप अगर बात कहें अरुण जेटली जी का, इन्होंने नाम सुना होगा, वो एबीपी की लीडरशिप से अरुण जेटली जी आए। विजेंद्र गुप्ता जी एबीपी की राजनीति से इसके अंदर आए हैं। आप ऐसे बहुत से नेता हैं आज भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, कॉलेज टाइम से राजनीति में एंट्री करी है, और आज वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में गए। जहां तक परिवारवाद का सवाल है, अगर वो परिवारवाद का आरोप लगता है तो सिर्फ कांग्रेस पर लगेगा, क्योंकि जिनका ये है कि अध्यक्ष आज भी कल भी गांधी परिवार से था, आज भी गांधी परिवार में से है, और कल भी गांधी परिवार से रहेगा। एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, जिसमें छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी कहीं भी पहुंच सकता है। चाय बेचने वाला भी, भारतीय जनता पार्टी चाय बेचने वाले को भी प्रधानमंत्री बना देती है। ये भारतीय जनता पार्टी की, अखबार बेचने वाले को भी कौंसिल का चुनाव लड़ा देती है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को भी केंद्र सरकार में मंत्री बना देती है। तो ये सही मायनों में पूरा लोकतंत्र की तांत्रिक तरीके से जो चल रही है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता भी पार्टी ऐसी है जो युवाओं को और महिलाओं को बराबर संगठन में योगदान देती है।
हमारे संगठन में 33% महिलाओं का आरक्षण रिजर्व है कि हम अपने बीजेपी के संगठन में 33% महिलाएं कोई ना कोई पद पर रहेंगी, कार्यकारिणी में रहेंगी, पदाधिकारी रहेंगे। युवाओं को पूरी तरीके से मैं अभी जवाब दूंगा। युवाओं को पूरी तरीके से सम्मान के साथ हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मामला हो, चाहे युवा मोर्चे का मामला हो। अनुराग ठाकुर आपके सामने युवा मोर्चे एबीपी से, युवा मोर्चा से आज वो केंद्र में मंत्री है। तो निश्चित तौर पर कितने युवा हैं जिनके मैं नाम आपको गिना सकता हूं, जो अब हमारे यहाँ का सांसद है रमेश बिदूड़ी, एबीपी से राजनीति शुरू करी है, युवा मोर्चे राजनीति शुरू की, आज हमारे यहाँ का सांसद है। तो निश्चित तौर पर वो ठीक है कि जो मेरे भाई ने कहा है कि कुछ अपवाद हैं, और वो एक राजनीति में क्या है कि अब फिल्मी हीरो को किसने लाना शुरू करा? कांग्रेस ने दुनिया भर के हीरो को राज्यसभा का मेंबर बनाकर, अब अगर एक राजनीति का एक सिस्टम उन्होंने शुरू करा है और उसमें जो योग्य व्यक्ति है, हम तो फिर भी हर योग्य व्यक्ति अगर सिलेक्शन करके उसको आगे बढ़ाते हैं। हमको वो क्रिकेटर है इसलिए उसको आगे बढ़ाना नहीं, उसमें योग्यता है तो आगे बढ़ेगा। फिल्मी स्टार है तो आगे बढ़ाना नहीं, उसमें योग्यता है तो आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ योग्यता प्राथमिकता है। और हमारे फिर एक बात आपने ये देखा होगा, राजपथ से कर्तव्य पथ हमने बनाया। ये हमारी सोच है कि राज नहीं चाहिए, कर्तव्य चाहिए, ड्यूटी चाहिए। राज नहीं चाहिए, देश की सेवा चाहिए। हम ही ने ये करा कि देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार की सुविधाएं पहुंचे, चाहे वो जनधन योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो मतलब कितनी भी योजना, हर योजना का लाभ गरीब से गरीब को मिले। वो कांग्रेस का टाइम था जो कहते थे 1 रुपया हम खर्च करते हैं 15 पैसे नीचे जाते। आज हम दावे के साथ कहते हैं 1 रुपया सरकार देते रहे, 1 का 1 रुपया हम उसको भेजते हैं, जिसको जोड़ते हैं उसके बाद सीधा उसके खाते में जाता है। हम 1 ने पैसे को बीच में नहीं रुकने दे रहे। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। वो ठीक है कि पहले इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, इनको भरने में समय लगेगा, और आज हम पूरी तरीके से इस काम पर लगे हुए हैं। और इसके जिस तरीके से मोदी जी, बिल्कुल आज मोदी जी के जन्मदिन का उपलक्ष्य भी है, जिस तरीके से मोदी जी ने देश के हर गरीब की पीड़ा समझी है, हर गरीब की पीड़ा समझने वाले उस चीज को आगे बढ़ाया, चाहे स्वच्छता का अभियान है, चाहे शौचालय का निर्माण का अभियान है। उन्होंने महिलाओं को देखा, बच्चियों को देखा, स्कूल में जाती है, उनको उनका शौचालय नहीं है, नहीं शौचालय बनने चाहिए महिलाओं को। यानी जो गरीब से गरीब व्यक्ति की सोच रखने वाला व्यक्ति है, जिस हर सरकार हर क्षेत्र में जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, वो हमारी सरकार ने करके दिखाया। और कमी तो कहीं भी निकाली जा सकती है, भाई ये बहुत कुछ हो गया, ये काम नहीं हुआ। ये तो वो वाली बात है कि एक लड़के ने, एक मतलब लड़की के बाप ने सब कुछ दे दिया, उसको विदाई हो गई और रास्ते में उसकी एक कमीज फट गई, कमीज फट के वहां पर सुई की जरूरत हुई, तो वो सुई नहीं दी, तो उसको यार लड़के वाले ने क्या एक सुई तक तो दी नहीं, दहेज में क्या दिया है। तो वो अलग है, कहीं ना कहीं किसी न किसी पर अपवाद हो सकता है, लेकिन जितना अच्छी तरीके से सरकार काम कर रही है, चाहे वो युवाओं को मिलकर मामला है, चाहे नौजवानों का मामला है, चाहे किसानों का मामला है, चाहे महिलाओं का मामला है, और चाहे देश के विकास का मामला है, चाहे सड़कें का बनने का मामला है, चाहे रेलवे स्टेशन बनने का मामला है, चाहे हवाई जहाज का मामला है, चाहे सेनाओं का मामला है, चाहे निर्यात का मामला है, हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो इस सरकार ने करके दिखाया। और आने वाले भविष्य में चीजों को और भी आगे बढ़ाया जा सके। जी अनिल गोयल जी, रुद्र प्रताप जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड रुद्र प्रताप जी की बात का जवाब दूंगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है, लेकिन वैसे रुद्र प्रताप जी को पता है, मैं तो सिर्फ इनके सामने कहना सूरज को दीवा दिखाने के बराबर है। ये जो एनईपी लेके आए हैं 5+3+3+4 एनईपी शिक्षा नीति का आमूलचूल परिवर्तन, और जब एनईपी 2022-2023 से लागू होंगे, इससे जो परिणाम सामने आएंगे, तो निश्चित तौर पर आप ये कहेंगे कि क्रांतिकारी बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में करा गया। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने देखा होगा, अगर इसको थोड़ी सी भी स्टडी करी होगी एनईपी के विषय में, हमने राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा को भी प्राथमिकता दी है कि भी बच्चे वही चीज समझेंगे जो उनकी डेली की परिभाषा में आएगा। इंग्लिश आज के आधुनिक युग में अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य है, वो पढ़ें, लेकिन अपनी भाषा भी, अपनी मातृभाषा में भी वो पढ़ें। इसकी भी हमने एनईपी में व्यवस्था करी। एनईपी में व्यवस्था करी है कि वोकेशनल कोर्स हमने एनईपी में दिए हैं, जिससे कि बच्चे, आजकल क्या है कि किताबी कीड़े नहीं बने, वोकेशनल भी शिक्षा एनईपी में दी गई है। और उसके अंदर भी उन्होंने बाकायदे पूरा कि किस तरीके से कैसा है। पहले क्या होता था, 12वीं पास करी और फर्स्ट ईयर नहीं करा तो फर्स्ट ईयर के बाद में सेकेंड ईयर कर लिया, थर्ड ईयर नहीं करा या फेल हो गए तो 12वीं पास माना जाता है। आज ऐसा भी नहीं है,
इस नई शिक्षा जितना पढ़ोगे उतना ही तुमको उतना ही तुम्हें क्वालिफाइड मिला जाएगा और वहीं तक उसको माना जाएगा। पहले एक बार आप निकल गए। अब ये नहीं है कि आज आपने पढ़ लिया और किसी वजह से 2-4 साल ड्रॉप कर गए तो बाद में भी आप आगे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। अगर आप एनईपी को नीचे से ऊपर तक स्टडी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एनईपी में आमूल चूल परिवर्तन शिक्षा नीति में दिखाई देगा, जिस पर सरकार गंभीरता से लगी हुई है। और ये आज चालू होने की 2022-2023 में इसकी नीतियों पर काम आना शुरू हो जाएगा और आप निश्चित तौर पर बदलाव देखेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, कितनी भी अच्छी पॉलिसी क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी स्कीम क्यों ना हो, वो जब भी लागू होगी जब उसके नीचे तक का सारा स्टाफ ईमानदारी से उसको लागू करने में लगे, सारी सरकारें लागू करने में लगे। आज क्या है, इसमें कई बार क्या है, कहीं कांग्रेस शासित राज्य है, कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार है, कहीं एनसीपी की किसी और की सरकार है, कहीं ममता बनर्जी की सरकार है, तो कहीं और पार्टी क्षेत्र सरकार है, और वहां पर जो टकराव होता तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती। तो मेरा तो बड़ा स्पष्ट है कि जिस तरीके की शिक्षा नीति आई है, और वाकई में मैं गडकरी जी के कामों को निश्चित तौर पर पूरा विश्व, पूरे हिंदुस्तान का हर व्यक्ति गडकरी जी काम की तारीफ कर रहा है, राजनीति से ऊपर उठकर कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। और निश्चित तौर पर गडकरी जी ने वो करके दिखाया है, जो असंभव को संभव करके दिखाया। लेकिन आप चिंता ना करें, शिक्षा नीति जो आ रही है और इसके ऊपर जो काम शुरू होगा तो इसके अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा और बहुत बड़े चेंजिंग आपको दिखाई